आम जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य के नारे को झुठला रहे हैं नागपुर के मेडिकल व मेयो अस्पताल। सर्पदंश से तड़पते आदर्श मिश्रा को डॉक्टरों ने भर्ती करने से मना कर देने तथा 2500 से अधिक एंटीडोज रहने के बाद भी समय पर उपचार न मिलने के कारण लता मंगेशकर हॉस्पिटल में दम तोड़ने से बालक के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि रात की कौन कहे, दिन के उजाले में ही दलालों की फौज अस्पतालों में मंडराती नजर आती है। भगवान नहीं दिए अपने क्या करें। बच्चे को एक प्रॉपर इलाज न मिलने के कारण उसकी 7 बजने से मौत हो गई और सही समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण एक पिता ने अपने बेटे को खो दिया। आइए सीधे इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या था मामला और किस तरह से अलगर्जी के कारण अस्पताल प्रशासन के अलगर्जी के कारण कहीं ना कहीं उनको अपने बेटी की जान मिली। एक जब आदर्श को कहीं ना कहीं जब साथ में किन अस्पतालों में गए और किन अस्पतालों ने आपको ठुकराया। मेरा नाम राकेश मिश्रा है। मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, खाना बनाने का काम करता हूँ। मेरे बच्चे को 28-29 तारीख को एक सांप ने काट लिया। 28 की रात में सांप ने काट लिया। मेवा मेडिकल अस्पताल में ले जाने के बाद में डॉक्टरों ने मानवीय दशा न दर्शाते हुए मेरे बच्चे को जान से मार दिया। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि उन्होंने किसी प्रकार से कोई ट्रीटमेंट नहीं किया और मेरे 2.5 से 3 घंटा बर्बाद किए। और उसके बाद उन्होंने रेफरेंस किया कि आप उनके दलालों ने बताया कि किसी आप नेल्सन या कलर्स हॉस्पिटल लेकर के आप जाइए बच्चे को। डॉक्टरों ने वहाँ के कहा कि आप नेल्सन या कलर्स हॉस्पिटल लेके जाइए, वहाँ हो सकता है कि आपके बच्चे को इलाज मिले। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह से डॉक्टरों की कड़ी कार्रवाई हो, उनका लाइसेंस रद्द हो और उन पे मानव हत्या का मुकदमा दर्ज हो। मैं एक बाप के रूप से बच्चे के लिए बोलना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं भवानी हॉस्पिटल, हमारे घर के पास में भवानी हॉस्पिटल में गया। भवानी हॉस्पिटल में कहा कि बच्चे को आईसीयू बेड लगेगा और हमारे पास जो सांप का जो डोज होता है दवाई वो हमारे पास में नहीं है, आपको बाहर से लाना होगा बोले। मैं बोला जितना अपन बाहर में लाएंगे उतना मैं दूसरे दवा खाने में चले जाऊँगा। इतने में जो सर्प मित्र हैं उनका मुझे फ़ोन आया कि आप इधर उधर मत भटकिए, आप सीधा मेवा या मेडिकल अस्पताल बच्चे को डायरेक्ट लेके जाइए। वहाँ से हमने गाड़ी को स्टार्ट करें और डायरेक्ट मेवा अस्पताल आए। मेवा अस्पताल में आने के बाद उन्होंने हमको चिट्ठी निकालने को कहा, फिर हमको बैठा करके रखे और उसके बाद हमारा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। बाद में कहते हैं कि आप अभी बच्चे को मेडिकल अस्पताल लेके गए। फिर मेडिकल अस्पताल में लेके गया तो सेम वही टालमटोल हुआ। पहले चिट्ठी निकालो, फिर समय बर्बाद किए, फिर बच्चों के डॉक्टर आ रहे, फिर वहाँ समय बर्बाद हुआ और किसी प्रकार से कोई भी मेरे को वहाँ पर मदद नहीं मिली। और उसके बाद में फिर मैं एम्बुलेंस करके, एम्बुलेंस वाले भैया भी है साथ में, ये एम्बुलेंस वाले भैया भी साथ में थे। उन्होंने वेंटिलेटर सपोर्ट देने को कहा। उन्होंने कहा कि डेंगू के कारण हमारे पास में कोई आईसीयू बेड खाली नहीं है और कोई भी किसी प्रकार के बेड अवेलेबल नहीं है हमारे पास में, ना हमारे पास दवाई है। उन्होंने दवाई की चिट्ठी होंगी, चिट्ठी के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को चिट्ठी में लिख के दिया कि ये चिट्ठी में आप दवाई बाहर से लेकर के आइए। और उसके बाद फिर मैं बच्चे को नेल्सन हॉस्पिटल, न्यूरॉन हॉस्पिटल और लास्ट में फिर लता मंगेशकर हॉस्पिटल लेके गया, जहाँ के डॉक्टरों ने मुझे ट्रीटमेंट किया। और इस प्रकार से मैं प्रशासन की, यहाँ के सोए आमदार खासदार, मैं सबकी कड़ी निंदा करता हूँ कि इस तरह से लोग होने के बाद भी आज इस तरह आम जनता के साथ में ये सलूक है। तो कि जहाँ अच्छे स्वास्थ्य का नारा झुकला रहा है और जैसे जब उन्होंने आदर्श के पिता ने आपको फोन किया, जब आपको पता चला, क्या कहना चाहेंगे इन जैसे सरकारी अस्पतालों के बारे में? इन जैसे सरकारी अस्पतालों के बारे में ऐसा कहना चाहूँगा, ये कसाई खाना बन चुका है। यहाँ दलाली इस चरम सीमा पर पहुँच गई है कि आज मेडिकल या मेवा अस्पताल के अंदर 2 से 2.5 हज़ार एंटी वेनम रहते हुए भी आदर्श मिश्रा को वो न दे करके, वेंटिलेटर या खाली बेड न होने का कारण बता करके वहाँ से भेज दिया गया। ये डायरेक्ट हत्या का मामला है। इस पे जिन डॉक्टरों ने इसको वहाँ से भगा दिया या नहीं इलाज किया, उनके खिलाफ में हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, उन्होंने सस्पेंड होना चाहिए और आदर्श मिश्रा परिवार को कुछ न कुछ सरकार के द्वारा मुआवजा मिलना चाहिए। ब्राह्मण सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष त्रिवेदी
ऐसा अपील करता हूँ। एक ब्राह्मण सेना के एक संगठन के अध्यक्ष होने के कारण आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप जैसे लोग जो लोगों की मदद करते हैं और अस्पतालों में इस तरह के जो गरीब असहाय जो पीड़ित होता है और ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं सोई होती है, क्या आप कहना चाहेंगे इसके साथ सरकार भी दोषी है कहीं ना कहीं? बिल्कुल सरकार दोषी है। सरकार के ढीले रवैये के कारण ऐसे डॉक्टर ऐसे दलाल सक्रिय होते हैं। अगर सरकार कड़क हो जाएगी, स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो ये दलाली हट जाएगी। सरकार को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन सरकार के नेताओं को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, अधिकारी को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और डीन को खासकर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। उस समय ड्यूटी ऑफिसर और ड्यूटी पर जो डॉक्टर था उसके खिलाफ एक समिति बना करके तुरंत कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ, अपील करता हूँ। इस सारे संदर्भ में प्रशासन और डीन का क्या कहना है? इस सारे संदर्भ में डीन ने हाथ झटक लिया है, पल्ला झटक लिया है। डीन सुधीर गुप्ता ने खुला बोला है कि ये परिवार मेरे पास आया नहीं, ना हॉस्पिटल में आया, ना ये एडमिट हुआ, जबकि उनका मेडिकल रिकॉर्ड पंकज बादुले और इनका जो वाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी है, इन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट सबूत निकाले हुए हैं, जिसके अंदर बच्चे की मृत्यु हो जाने के बाद में भी बच्चा आज वार्ड नंबर 6 में जीवित भर्ती। इससे बड़ा उदाहरण सरकार की निष्क्रियता का और कोई नहीं हो सकता और वो रिकॉर्ड को जब्त करके उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस विषय में डीन का क्या रवैया रहा है? हम लोग यहाँ ये सारा घटना घटने के बाद डीन के पास आवेदन देने गए थे। आवेदन देने के वक्त डीन के कैबिन में तो पहले हमें घुसने ही नहीं दिया। पहले ही बाहर हमें टाल मटोल करने के लिए अपना पीए भेजा गया। उनके पीए ने हमें बताया कि आपको क्या बोलना है पहले हमसे बोलिए। हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, आपके पास 2,500 से 3,000 एंटीवेनम अवेलेबल रहने के बाद भी आपने वो बच्चे को एंटीवेनम लगाए नहीं। आपके डॉक्टरों ने चिट्ठी पे एंटीवेनम बाहर से लाओ करके लिख के दिए। उनके आदर्श मिश्रा के पिताजी फार्मेसियों में घूमते रहे, मेडिकल्स में घूमते रहे, पर उनको वहाँ एंटीवेनम नहीं मिला। उसके बाद जब आपके पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे एंटीवेनम नहीं मिला, तो आपने आपके पास का एंटीवेनम न यूज़ करते उनको कहा कि हमारे पास एंटीवेनम अवेलेबल ही नहीं है, तो हम आपका ट्रीटमेंट कैसे करें। उसके बाद हमें डीन के पास जाने का मौका मिला। डीन को हमने पूरे बात बताई, तो डीन ने कहा कि हमने 5 लोगों की कमेटी की है, वो कमेटी जो बोलेगी हम उसके ऊपर आपसे बात करेंगे, अभी आपसे हमको कुछ बात करना नहीं है। ऐसा करके उनका बहुत घटिया रवैया था। उनको हमने कहा कि आपके पास एंटीवेनम अवेलेबल रहने के बाद आपके डॉक्टरों ने बाहर से एंटीवेनम मंगाना क्यों मंगाया, कि आप अपने पास का एंटीवेनम क्यों यूज़ नहीं किया, आपका इसके पीछे क्या हाथ है। ये सब सवालों के बाद उनका रवैया एकदम चिड़चिड़ा हो गया। उन्होंने हमसे गुस्से में बात की। आगे में उन्होंने कहा कि आप इसके हमारी कमेटी पूरी होने के बाद, हमारी जांच पूरी होने के बाद हम आइए, हम आपसे बात करेंगे। ऐसा करके हमको उन्होंने टाल मटोल करके भगा दिया। अब एक आपके एक संस्था का क्या इसमें रोल रहेगा आने वाले समय में ऐसे अरियल टीम और अरियल डॉक्टरों के प्रति? हम हमारे संस्था के माध्यम से ये कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम में जो सोए हुए हैं नालायक और ऐसे बेकार डॉक्टर जो बैठे हुए हैं, इनके कान में कहीं जू रहेंगे, नहीं रेंगती होंगी तो इनके ऊपर कड़क कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हम लोग रास्ते पे भी उतरेंगे। हम आदर्श मिश्रा के लिए जो संभव मदद हो सकती है, जो संभव लड़ाई लड़ सकते हैं, हम लोग वो पूरी लड़ेंगे। कायदे के माध्यम से हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और जो हमसे बन सकता है हम वो सब करेंगे। बस हमें इनके लिए एक न्याय चाहिए और उनको जो भी मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो उनके साथ नाइंसाफ़ी है, उनके जो मुआवजा दे सकते हैं वो चाहिए। एक मरीज को हमेशा अस्पताल तक पहुंचाने के लिए संकट मोचक का काम करते हैं एम्बुलेंस वाले, और ऐसे में ही उस रात जो एक संकट मोचक बन के आए थे मिश्रा परिवार के लिए तिवारी जी, क्या उस दिन का वाकया था और किस तरह से सरकार मतलब डॉक्टरों की अलगर्जी या कहीं ना कहीं जो सरकारी अस्पताल थे किस तरह से उन्होंने एक अलगर्जी की है? सर एक्चुअली मैं सोया हुआ था, मुझे फोन आया राकेश का। उन्होंने बताया सर काटा मामा क्या थे, मामा बोलते थे। तो मैं बोला कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने लेके गए, वहाँ नहीं लिए। जब मेडिकल आए तो बोले यहाँ बोल रहे हैं कि वेंटिलेटर नहीं है हमारे पास, तो आप वेंटिलेटर वाली गाड़ी लेके आए। तो फटाफट वेंटिलेटर गाड़ी लेके पहुँच गया। डॉक्टर को बोला मेरे पास वेंटिलेटर मॉनिटर सारी व्यवस्थाएं हैं, आप फटाफट लेके गए इलाज कीजिए। उन्होंने बोल दिया हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। वहाँ से फिर मेडिटेना लेके न्यूरान लेके भागा मैं, न्यूरान से नेल्सन में लेके गया, नेल्सन से फिर लखनऊ वैसे लेके गया। वहाँ पे एक बच्चे को बिलखता देख और एक पिता की गोद में कहीं ना कहीं एक बेटे की मौत आप देख
कि कहीं ना कहीं अब तक के आपने किसी प्रकार का इसमें कोई चार्ज नहीं लिया है, और कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों में आपने ये भी कहा है कि आप उन्हें कहीं ना कहीं वेंटिलेटर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, आप उनका इलाज करें, उसके बावजूद प्रॉपर ढंग से इलाज नहीं हो पाया। इस तरह में आप हमेशा ऐसे लोगों को या पीड़ित लोगों को या कहीं ना कहीं मरीज लोगों को लेकर जाते हैं, तो वो आपके लिए कैसा था पल? तो पल सर देखिए, मैं तो मेडिकल से जो जुड़ा हूँ तो आखिरी इलाहाबाद तक मैं जुड़ा रहा। तो दर्दनाक हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेडिकल में तो गरीब लोग ज़्यादा कर जाते हैं और उनका इलाज उनको करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। वो पल खतरनाक था, अच्छा नहीं था, गलत हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ। हम तो एम्बुलेंस का काम करते हैं, इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। मेडिकल में ज़्यादा करके गरीब लोग आते हैं, उनका ध्यान दें। डॉक्टर लोग जो है भगा देते हैं कि नहीं भैया हमारे पास ऐसा इलाज नहीं है, वो चीज़ नहीं बोलना चाहिए, वो गलत है। अब ऐसे में हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो अब तक के कई सांप काटे हुए लोगों को बचा सकते हैं, और कई अस्पतालों में इनकी बहुत एक अच्छी पैड भी है। अब एक सर्प मित्र और आप जैसे लोगों का और दवाखानों का चोरी दामन का साथ होता है, और ऐसे में इस तरह की अलगर्जी और आपके रहते हुए और कितना पैसा एंटी वेनिम के लिए लिया जाता है और किस प्रकार का वहाँ पे दलाल करती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? परिचय, मेरा नाम मोनू सिंह है, मैं विदर्भ सर्विक समिति का अध्यक्ष हूँ। देखिए, दलाल तो ऐसा है कि मैंने आज तक सिर्फ सुना ही था, क्योंकि मैंने कई बार लोगों की प्रताड़ना तकलीफ सुनी है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी में जब मेरे सामने चीज़ें आई तो वो राकेश मिश्रा जी के लड़के के तौर पे आई, जिनके लिए वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल होने के बाद में भी किसी दलाल के संपर्क ना होना उनके बच्चे के मौत का कारण बना। और उस तरीके से उनको जो इलाज, जो कि एक प्रोटोकॉल होता है, ग्रामीण सादे PSU का हॉस्पिटल जो ग्रामीण रुग्णालय होते हैं, उनका भी अपना एक प्रोटोकॉल होता है। तो ये तो बड़ा हॉस्पिटल था, नागपुर का माना जाना एशिया का बड़ा हॉस्पिटल था ये। यहाँ पे तो सबसे पहले ये होना चाहिए था कि पेशेंट जैसे आया स्नेक बाइट का, तो उसको सबसे पहले इन्होंने वेंटिलेटर पे सपोर्ट देना चाहिए था, ऑक्सीजन लगाना चाहिए था, इनको तुरंत एक ASV टेस्ट करना चाहिए था, और तुरंत इसके सलाइन में एक ASV तुरंत स्टार्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि इसके अंदर में सारे सिम्टम्स आ चुके थे। बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था, उसकी पलकें झुक चुकी थी और वो एक एक सांस के लिए तड़प रहा था। ऐसे वक्त में इन्होंने ये इलाज ना करना, और हॉस्पिटल में जब ये सारी बातें जब न्यूज़पेपर्स में आई, तो न्यूज़पेपर में आने के बाद में जब उन्होंने उनसे पूछा तो उनका कहना था कि हमारे यहाँ 5000 ASV अवेलेबल हैं, पेशेंट ने झूठ बोला है और पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट नहीं होना चाहता है, ऐसा उसने बाकायदा लिख के दिया है, जबकि उन्होंने ऐसा कोई भी चीज़ लिख के नहीं दिया था। उसके बाद में भी पेशेंट उनके सामने हाथ जोड़ता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि सर मेरा एक बच्चा है, वेनम से सांप ने काटा है, अगर आप इसे इलाज नहीं देंगे तो मेरा बच्चा मर जाएगा। एक बाप की कलेजे फट रहे थे कि मेरा बच्चा मेरे सामने मर रहा है, और उस मरते हुए बच्चे के ऊपर जरा से भी उस डॉक्टर ने या उस स्टाफ ने बिल्कुल रहम नहीं दिलाया। मैं एक अकेले डॉक्टर की बात नहीं करता, वहाँ पे खड़ा हुआ हर एक स्टाफ उस केस के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो हर एक इंसान, अगर उसमें से एक इंसान भी अगर चाहता तो शायद उस बच्चे की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन वहाँ सब के सब श्मशान के मुर्दों के जैसे खड़े और निहायत ही बेशर्म लोग, जिनको सिवाय कमीशन के कुछ नहीं सोचता। गवर्नमेंट जो पगार देती है, शायद उनमें उनके बीवी बच्चों का पेट नहीं भरता, उनको हराम की खिलाने की आदत है। तो याद रखो, एक दिन वो भी आएगा कि जिस तरह ये बच्चा मरा है, उसी तरह तुम्हारा भी कोई अपना इसी तरह मरेगा, और उस दिन तुम्हें याद आएगा कि तुमने भी किसी बच्चे मासूम की जान ली थी, और तुम्हें भी उस दिन समझ में आएगा कि इंसानियत आज भी जिंदा है और ऊपर वाला भी जिंदा है, और ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, ये उन्हें मालूम होना चाहिए।